देखें अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर कि श्रीमती पार्वती 16,000 रुपये प्रति माह के वेतन पर सेवारत है। 1 अगस्त 2019 को उनकी छटनी हो गई और उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। उन्होंने नियोक्ता के यहाँ 8 वर्ष काम किया। उन्हें अपने नियोक्ता से औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत 68,000 रुपये क्षतिपूर्ति के प्राप्त हुए। 1 दिसंबर 2019 को उन्होंने 18,000 रुपये प्रति माह पर दूसरी नौकरी प्राप्त कर ली। अपनी पुत्री की शादी के लिए श्रीमती पार्वती ने अपने नियोक्ता से 1 फरवरी 2020 को 4 माह का वेतन अग्रिम लिया और 37,500 रुपये का ऋण लिया। यह मानते हो कि वेतन अगले माह की पहली तारीख को दे। निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्रीमती पार्वती की वेतन शीर्षक की कर योग्य आय की गणना कीजिए। अब देखो यहाँ एक इंपॉर्टेंट केस आएगा आपका एडवांस सैलरी का। नोट के रूप में यह दिया है कि यह मानिए कि इस प्रकार के ऋण पर भारतीय स्टेट बैंक 10% वार्षिक की दर से ब्याज लेता है। देखें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, अच्छा क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशन हेडिंग लगाएं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ श्रीमती पार्वती फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। खंडान वर्ष 2020-21 के लिए श्रीमती पार्वती की वेतन शीर्षक की कर योग्य आय की गणना। पहली बात, 16,000 रुपये प्रति माह के वेतन पर कार्यरत है। ये बेसिक सैलरी, उसको वेतन मिल रहा है 16,000 रुपये 1 महीने का मासिक। कब तक मिला? 1 अगस्त 2019 को उसकी छटनी हो गई, रिट्रेंचमेंट हो गया, टर्मिनेशन हो गया उसका, तो सैलरी मिलेगी उसकी 1 अप्रैल को मिली पहले सैलरी, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसकी सैलरी अगले माह की पहली तारीख को देय होती है। तो 1 अप्रैल को सैलरी मिली, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 5 महीने उसकी सैलरी 16,000 के हिसाब से, ये होता है 80,000 रुपये। इसके बाद उसकी सर्विसेज टर्मिनेट कर दी गई। उसके नियोक्ता ने के यहाँ उसने 8 वर्ष काम किया था और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत उसको 68,000 रुपये की क्षतिपूर्ति मिली। यह कंपेंसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट, 68,000 रुपये मिले उसको। अब इसमें से कितना एग्जम्पशन मिलेगा उसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, या एक नोट बना देते हैं, ये वर्किंग नोट। कंपेंसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट, देखें नियम क्या है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जम्प्ट। निम्न में से सबसे कम राशि कर मुक्त होगी। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जम्प्ट। पहली बात, एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन रिसीव्ड। एक्चुअल अमाउंट उसको मिला है 68,000 रुपये कंपेंसेशन के मिले उसको। दूसरी बात, मैक्सिमम अमाउंट कंपेंसेशन जो है मैक्सिमम एग्जम्प्ट हो सकता है वो है 5 लाख रुपए। और तीसरा है अमाउंट अंडर सेक्शन 25 FB ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ये कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। सैलरी का मीनिंग क्या है? सैलरी का मीनिंग मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर सैलरी में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को भुगतान किए गए मूल वेतन, भत्ते और सुविधाओं का मौद्रिक मूल्य शामिल होता है। तो देखें यहाँ पर क्या मिला है, इस क्वेश्चन में केवल उसको बेसिक सैलरी मिली है। पिछले 3 माह के वेतन का औसत आपको लेना होता है। तो देखो सैलरी पिछले 3 महीने की सैलरी, सैलरी ऑफ प्रीसीडिंग 3 मंथ्स, सैलरी ऑफ प्रीसीडिंग 3 मंथ्स, डेट ऑफ टर्मिनेशन, उसको हटाया कब है? उसको हटाया है 1 अगस्त 2019 को, 1 अगस्त 2019 को। इसके पहले के 3 महीने ले लो, इसके पहले के 3 महीने, अगस्त से पहले के 3 महीने, मतलब एक तो हो जाएगा जुलाई, एक हो जाएगा जून, एक हो जाएगा मई। उसको अपने नियोक्ता से मूल वेतन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिला, तो मूल वेतन ले लो। बेसिक सैलरी उसकी हो गई 16,000, 16,000 और 16,000, 3 महीने का 48,000 आ गया। 48,000 का एवरेज कर लो 3 महीने की बेसिक सैलरी के आधार पर,
कैलकुलेशन करनी है आपको, तो 16,000 रुपये उसकी मंथली सैलरी आ गई, एवरेज सैलरी। अब फिगर यहाँ पर 25 FB की कैलकुलेशन के लिए एवरेज सैलरी तो हमने निकाल ली है, 25 FB की खुद की कैलकुलेशन कैसे होगी? इसके लिए आपको चाहिए एवरेज सैलरी के बेसिस पर 15 दिन का वेतन सेवा काल के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए। कैलकुलेशन इस तरह से होगी, 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, सेवा काल के प्रत्येक संपूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन। 15 दिन का मतलब आधे महीने की सैलरी। तो एक महीने की सैलरी 16,000 है, आधे महीने की सैलरी 8,000 हो जाएगी। सर्विस लेंथ इसकी ले लें, सर्विस लेंथ की कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर 6 माह या 6 माह से अधिक के अंश को पूरा वर्ष मान लेना है। यहाँ पर उसकी सर्विस लेंथ दी है कि उन्होंने नियोक्ता के यहाँ 8 वर्ष काम किया, फिगर आपको दे रखा है, एब्सोल्यूट फिगर दिया है, उसने अपने नियोक्ता के यहाँ 8 साल काम किया है, तो ये फिगर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। एवरेज सैलरी 16,000 है, हाफ मंथ की सैलरी निकाल ली, सर्विस लेंथ से मल्टीप्लाई कर लो, तो 16,000 का था 8,000, 8,000 इंटू 8 64,000, 64,000 रुपये ये फिगर आ गया। तो एग्जम्पशन दे दें, 68,000 रुपये उसको मिले, एग्जम्प्ट हो जाएगा 64,000 रुपये, 4,000 रुपये हो जाएगा टैक्सेबल। ये कंपेंसेशन वाला मामला हो गया। तो पहली लाइन, दूसरी लाइन और ये तो हो गया। आगे लिखा है कि 1 दिसंबर 2019 को उन्होंने 18,000 रुपये प्रति माह पर दूसरी नौकरी प्राप्त कर ली, दूसरे एम्प्लॉयर के यहाँ वो एम्प्लॉयड हो गया, 18,000 रुपये सैलरी वो उसको दे रहा है। यहाँ पर भी हमें यह मानना होगा कि उसकी सैलरी अगले महीने की पहली तारीख को ड्यू हो रही है। तो ले लें यहाँ पर सैलरी फ्रॉम न्यू एम्प्लॉयर, सैलरी फ्रॉम न्यू एम्प्लॉयर, नए एम्प्लॉयर से उसको सैलरी मिली। देखो 1 दिसंबर को उसने ज्वाइन किया है, तो सैलरी चूंकि अगले माह की पहली तारीख को ड्यू हो रही है, तो कौन कौन से महीने की सैलरी मिलेगी? 1 जनवरी को सैलरी मिलेगी, 1 फरवरी को मिलेगी और 1 मार्च को मिलेगी। कितना सैलरी मिल रहा है उसको? नए नियोक्ता से उसको मिल रहा है 18,000 रुपये। ये 18,000 रुपये, 18,000 रुपये और 18,000 रुपये। 1 अप्रैल को जो सैलरी मिलेगी वो हमारे फाइनेंशियल ईयर में नहीं आती है, तो 18 तिया 54,000 रुपये। आगे लिखा है कि अपनी पुत्री की शादी के लिए श्रीमती पार्वती ने अपने नियोक्ता से 1 फरवरी 2020 को 4 माह का वेतन अग्रिम लिया। तो देखो ये 4 माह का वेतन जो अग्रिम ले रही है, कौन से 4 महीने लेने हैं अपने को? एडवांस सैलरी। उसने अप्लाई किया एडवांस सैलरी के लिए, ये अप्लाइड फॉर एडवांस सैलरी ऑन 1 Feb 2020। 1 फरवरी 2020 को उसने अप्लाई किया कि भाई मुझे 4 महीने की सैलरी एडवांस में आप दे दें। तो 4 महीने की सैलरी कौन सी होगी? 4 महीने की सैलरी वो मिलेगी, 1 फरवरी को तो मिल गई, 1 मार्च वाली सैलरी उसको, 1 अप्रैल, 1 जून और 1 जुलाई, सॉरी अप्रैल के बाद मई आता है, तो 1 मई और 1 जून, इन डेट्स को जो सैलरी उसकी बननी है वो उसने एडवांस में प्राप्त कर ली, मतलब 4 महीने का। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि मार्च की सैलरी जो है, मार्च की सैलरी तो यहाँ हमने इंक्लूड कर ली, तो एडवांस सैलरी जो टैक्सेबल होगी वो बेसिकली इन 3 महीनों के लिए टैक्सेबल होगी। ये एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी हो जाएगी अप्रैल, मई और जून महीने की। 18,000 इंटू 3, 54,000 ये फिगर आ जाएगा। इसके बाद आगे लिखा है कि 4 महीने का वेतन लिया और 75,000 रुपये का लोन लिया। यह मानते हो वेतन, ये तो ठीक है। अब एक बात और ये लिखी है कि जिस प्रकार का लोन है, स्टेट बैंक इस लोन पर 10% पर एनम की रेट से ब्याज चार्ज करता है, तो फ्रिंज बेनिफिट है ये। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन कर लें। ये इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन का अमाउंट है 75,000 रुपये, रेट आपको लेना है 10%, चूंकि जिस ऑब्जेक्ट के लिए लोन लिया गया है उस ऑब्जेक्ट के लिए स्टेट बैंक 10% पर एनम की रेट से ब्याज चार्ज करता है। ये फ्रिंज बेनिफिट का वैल्यूशन हो गया। महीने जोड़ लें, कितने महीने का बेनिफिट है ये? 1 फरवरी को लोन लिया है तो फरवरी और मार्च 2 महीने का, 2/12 कैलकुलेट कर ले। 7,500 1/6 कर ले, इसका 1,250 रुपये, ये 1,250 रुपये। और कोई बात इसमें है नहीं, टोटल कर ले, हो गया ना पूरा। निकाल लें यहाँ पर ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी में से हम उसको डिडक्शन दे देंगे। ये डिडक्शन, पहला डिडक्शन मिल जाएगा SD,
अंडर सेक्शन 16(1) 50,000 का ये डिडक्शन मिल जाएगा और इस तरह से उसकी टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। टोटल कर लें, ये होता है 1,08,000, 1,88,000, 1,92,000 और 1,93,250, 193,250, 50 घटा दें तो 1,43,250, ये हो जाएगा इसका टैक्सेबल अमाउंट ऑफ सैलरी। अब इस चीज़ में आपको ध्यान में रखना है कि एडवांस सैलरी वाला कंसेप्ट जो है उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपने रेगुलर सैलरी में अगर उसको टैक्सेबल कर दिया है तो एडवांस सैलरी कैलकुलेट करते समय उन महीनों को वहाँ से आपको एक्सक्लूड कर देना। दैट्स ऑल।